हेलो बडीज, सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हम लोग यहां पर क्लास 11 एनसीईआरटी की यूनिट 3 के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और इस यूनिट में हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में हम इस समय यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास टॉपिक हैं 11, जिनमें से दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहला जो टॉपिक यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था वो था सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो टॉपिक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वो था सेल वॉल। आज हम लोग यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली है क्या? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स को शामिल किया गया है। यूकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, लाइसोसोम, है ना? तो न्यूक्लियस, तो इन सबके अपने अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और अलग अलग फंक्शन हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनका काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, जिनके काम में तालमेल है, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। तालमेल समझते हैं ना? जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलते समय मेरे लिप्स, मेरे टंग, मेरे हाथों के मूवमेंट में एक तालमेल बना हुआ है। अगर ये तालमेल बिगड़ जाए, मैं बोल अलग रहा हूं, मेरे इशारे अलग चल रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरह से सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं, जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। उन ऑर्गेनेल को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनेल इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनेल इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है हमारे पास बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं ईआर, शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलेंगे। दूसरा जो ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है, दिस इज गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, कई सारे नाम हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे जीबी। तीसरा जो ऑर्गेनेल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बेटा वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम। और जो चौथा ऑर्गेनेल हमारे पास है, दिस इज द वैक्यूल, वैक्यूल्स। तो सबसे पहला पॉइंट, और ये नीट में खूब पूछा जा रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल इंक्लूड किए जाते हैं? चार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब सवाल यह है कि इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों इंक्लूड किया गया है? तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए एक साथ इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। द फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर coordinated, the functions of these organelles are coordinated। ये जो ऑर्गेनेल हैं इन चारों का काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इनके काम में तालमेल बना हुआ है, इसीलिए इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो चार ऑर्गेनेल है बेटा, चारों ही मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं, यानी इन चारों के पास मेम्ब्रेन है और ये चारों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये चारों ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि अगर मैं ये बात यहां नहीं बताऊंगा तो हर ऑर्गेनेल में मुझे बताना पड़ेगा कि ईआर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जीबी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन हमने एक साथ याद कर लिया कि ये चारों ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये यहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, ये यहां पर आपको गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही है, ये यहां पर आपको लाइसोसोम दिखाई दे रहा है,
और ये यहाँ पर वैक्यूल आपको दिखाई दे रही। अब एनसीईआरटी कहता है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट ये भी एक ऑर्गेनेल है, परऑक्सीसोम ये भी एक ऑर्गेनेल है, परऑक्सीसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम की अगर बात करें बच्चों, तो ये जो ऑर्गेनेल हैं, these are not included, these are not included in एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में केवल 4 ही ऑर्गेनेल को रखा गया है। ये जो ऑर्गेनेल मैंने लिखे हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा गया? क्योंकि इन चारों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए नहीं रखा गया है बिकॉज देयर फंक्शंस are not coordinated, not coordinated with 4 previous components। तो 4 हमने ऑर्गेनेल पढ़े, 4 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, उन चारों से इन तीनों का काम कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और ये खूब पूछा जा रहा है नीट में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपको ये याद है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है, अब इन 4 के अलावा कुछ भी पूछा जाए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। क्या बात एकदम क्लियर है? केवल यही 4 ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। इसके अलावा किसी के बारे में भी पूछा जाए, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो या परऑक्सीसोम हो, ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एकदम क्लियर ये बात? अब इन चारों ऑर्गेनेल को बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां पर एक एक करके इन चारों ऑर्गेनेल को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग यहां पर हम लोग डालते हैं 8.5.3। ये तो हो गया टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इसमें 4 ऑर्गेनेल है तो हम यहां पर पॉइंट 1 कर लेते हैं। 8.5.3.1 और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। सबसे पहली बात हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कैसा ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और ये जो ER है बेटा, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच भी है। देखो जरा इसको ऐसे, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस। अब आप सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो 2 मेम्ब्रेन मैंने दिखा दी यहां पर। और जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड, ये आउटर मेम्ब्रेन से अटैच आपको दिखाई दिया गया ER। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग लिख देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, आप जरा दिमाग लगाते हैं, ये ER आपको दिखाई दे रहा है और इसके जो सराउंडिंग में मटेरियल भरा है बेटा, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं बेटा वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। तो ये जितना भी न्यूक्लियस ER है साइटोप्लाज्म के अंदर सब पड़े हुए हैं। तो जितना बाहर का मटेरियल वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ER चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड है, और आपको मैंने यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत में ही बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तो यहां भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। यार सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। इसने सेल के अंदर जो जगह है, सेल के अंदर की जगह को कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा?
इंट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर की जगह को कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। और इस स्पेस को ईआर ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा दो हिस्सा? पहला वो पार्ट जो ईआर के अंदर है। ये जो ईआर के अंदर का कंपार्टमेंट है इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनल, क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट वो कंपार्टमेंट है जो ईआर के अंदर है, और ईआर के बाहर का जो कंपार्टमेंट है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है बेटा, यही क्या है? साइटोप्लाज्म। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है यही साइटोप्लाज्म है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेल के अंदर के स्पेस को यानी इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक ईआर के अंदर की जगह, दूसरा ईआर के बाहर की जगह। ईआर के अंदर की जगह का नाम है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और ईआर के बाहर की जो जगह है वह एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, दैट इज साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। क्लियर है बात एकदम? अब जरा एक डायग्राम और बनाते हैं यहां पर। ये तो पहचान ही लोगे, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बेटा। और इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से यहां पर अटैच है ये ईआर। ये देखो, ये ईआर हो गया। अब एक ईआर और है बेटा यहां पर, ये देखो, ये देखो, ये मैंने दो ईआर बना दिए। अब यहां पर इस ईआर की सरफेस पे कुछ दानेदार स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? दानेदार स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये दाने की तरह के स्ट्रक्चर है, और इन स्ट्रक्चर को कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है दानेदार है, मतलब जैसे स्किन पे दाना निकला है, तो स्किन पे अगर दाना निकल आएगा तो स्किन कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो कुछ ईआर ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पे दाने निकल आए हैं, और कुछ पे दाने नहीं निकले। अब स्किन पे दाना नहीं निकला है तो स्मूथ है वो। तो जिन ईआर की सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उन ईआर को नाम दिया जाता है, उन ईआर को नाम दिया जाता है बेटा रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं आरईआर। और जिनकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं है उन्हें कहा जाता है स्मूथ ईआर। स्मूथ एस ईआर, या फिर इन्हें एस ईआर के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के ईआर हो गए, यानी ईआर आर ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, on the basis of presence or absence of ribosomes on the surface। जिन ईआर की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उन्हें आर ईआर कहते हैं, और जिनकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं उन्हें एस ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो दो तरह के ईआर पता चल गए, आर ईआर एंड एस ईआर। अब जरा देखो बेटा, क्योंकि आर ईआर जो है इसकी सरफेस पे राइबोसोम नाम की फैक्ट्री लगी है, तो इसका मतलब आर ईआर की अगर बात करें तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। क्या करेंगे ये? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, और वो फैक्ट्री कहीं भी लगी होगी प्रोटीन ही तो बनाएगी। तो इसका मतलब चूंकि राइबोसोम नाम की फैक्ट्री ईआर के ऊपर लगी हुई है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करेगी। अब एससीआर क्या करने वाली है, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एसईआर का काम है बेटा नंबर वन, लिपिड लिपिड ऑयल या फैट सिंथेसिस। लिपिड ऑयल और फैट सिंथेसिस का काम करेंगी। ठीक। दूसरा,
कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करेंगे। ये सब हम सबकी बॉडी में होता है, हम सबकी बॉडी में ऑयल कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है एससीआर करता है। और भी काम है देखो, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। ठीक। अब जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, अगर इनके नाम की बात करें बेटा, है ना, तो स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे आपने सुने होंगे, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है ना, और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये स्टेरॉयडल हार्मोन है बेटा, है ना, और इनकी जो सिंथेसिस है वो एससीआर करता है। एक छोटा सा सवाल और दिमाग में आ सकता है, सर स्टेरॉयडल किसे कहते हैं? स्टेरॉयडल उसे कहते हैं जो चीज कोलेस्ट्रॉल से बनी हो। मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन। तो एससीआर का काम है लिपिड ऑयल फैट सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉयडल हार्मोन के नाम मैंने बता दिए, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि लिपिड के साथ प्रोटीन मिला दें, लिपिड के साथ प्रोटीन मिला दें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम लोग देखें तो इस लिपिड को कौन बना रहा है? लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है एसईआर। प्रोटीन को कौन बना रहा है? आरईआर। तो अगर आपसे पूछा गया कि बताओ लाइपोप्रोटीन को कौन बनाता है, तो लाइपोप्रोटीन को बनाने में इन दोनों का रोल आ रहा है, और ये दोनों मिलके ही तो ईआर है बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आए, लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? एसईआर। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? आरईआर। लेकिन अगर आपसे कहा गया लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, तो लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस करने वाला जो स्ट्रक्चर है, वो आप जवाब यहां पर क्या दोगे बेटा? ये हो जाएगा ईआर। ये कौन हो जाएगा? ईआर हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर, जैसे आप देख सकते हैं, आर ई आर एस सी आर यहां पर आपको दिखाए गए हैं, ये स्टेरॉयडल हार्मोन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्टेरॉयडल हार्मोन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं ई आर, यहां पर मैंने एक हेडिंग डाल दी ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये बात एनसीईआरटी ने समरी में जाके लिखी हुई है। तो ई आर क्या करता है देखते हैं जरा यहां पर। ई आर का काम है, एक काम तो अभी बता दिया, लाइपो प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है, ये भी कौन कर रहा है बेटा? ईआर। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ईआर सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करती है। ये बातें एनसीईआरटी ने मेन चैप्टर में नहीं लिखी हैं, ये बातें एनसीईआरटी के द्वारा मेंशन की गई हैं समरी में। कहां पर? समरी में इस बात को मेंशन किया गया है। समरी में ये बात बताई गई है कि ईआर ट्रांसपोर्ट करती हैं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करती हैं, और लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। अब बेटा मान लो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसमें आर ई आर ज्यादा डेवलप होगा कि कम? बहुत लॉजिकल सवाल है कि अगर कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसमें आर ई आर ज्यादा डेवलप होगा। ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है, जो कि बहुत आसान सी बात है। तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पहला ऑर्गेनेल आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल हैं? 4। पहला है ईआर, पढ़ लिया हमने। दूसरा जीबी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। अब हम चलते हैं दूसरे ऑर्गेनेल पे। जो दूसरा ऑर्गेनेल है, दिस इज 8.5.3.2, दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी।
दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, कई सारे नाम हैं। अभी जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की गई कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी नाम के ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया और इसीलिए इनके सम्मान में, कैमिलो गोल्जी के सम्मान में, इस ऑर्गेनेल का नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया। गोल्जी बॉडी जो नाम पड़ा, ये गोल्जी नाम कैमिलो गोल्जी से ही लिया गया है। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। अभी जो गोल्जी बॉडी होती है बेटा, इनकी जो यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी जो होती है, इनकी यूनिट को कहा जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ठीक, इनकी यूनिट को सिस्टर्नी कहते हैं। और जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या है, सेल, वैसी गोल्जी बॉडी की यूनिट क्या है, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो होती है बेटा, इनका जो डायमीटर होता है, दिस इज 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है सिस्टर्नी का। 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो जाएगा सिस्टर्नी का। अब जो पुराने डेटा, वो भी आप थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आरबीसी का डायमीटर मैंने कितना बताया था, 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 3 टू 5 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया का 1 टू 2 माइक्रोमीटर। तो ये अपने मन में आप रिकॉल करने की कोशिश करें। अब जरा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ सिस्टर्नी का। जो सिस्टर्नी होती हैं, ये देखो, ये तो पहचान ही पा रहे होगे आप, न्यूक्लियस। जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी है, ये भी न्यूक्लियस के नजदीक ही अरेंज होती हैं, कुछ इस तरीके से। ये एक सिस्टर्ना हो गई, ये दूसरी सिस्टर्ना हो गई, ये कई सारी सिस्टर्ना है जिनको मिला के हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिंगुलर फॉर्म में सिस्टर्ना, प्लूरल फॉर्म में सिस्टर्नी। अब अगर किसी भी सिस्टर्ना को यहां पर आप देख रहे हैं, किसी भी सिस्टर्ना को अगर आप देखें, तो पहली चीज तो कि गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस। अब अगर मैं किसी एक को यहां से उठा लूं और बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये एक सिस्टर्नी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर इस सिस्टर्नी को आप बेटा इधर से देखें, इधर इस तरफ से, तो ऐसा लगता है धसी हुई है। लेकिन अगर इधर से आप सिस्टर्नी को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है उभरी हुई है। तो इसका मतलब है इस सिस्टर्नी के दो फेस हो गए। इस सिस्टर्नी के दो फेस हो गए। ये जो फेस उभरा हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सिस, और कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। नीट 2024 में सवाल आया था ये जो दबा हुआ हिस्सा है, इसको कहते हैं कॉनकेव। वैसे मिरर में आप पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जो दबा हुआ है उसे कहते हैं कॉनकेव ट्रांस और मैचूरिंग फेस। तो गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी के दो फेस हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, सिस एंड ट्रांस, फॉर्मिंग एंड मैचूरिंग। अब दोनों फेस आप देखें तो एक दूसरे से एकदम अलग, इनके बीच स्पेस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों फेसेस अगर आप देखें तो कॉर्नर पे जाकर एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। तो कॉर्नर पे ये इंटरकनेक्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं। इंसेटिन ने लिखा इस पॉइंट को कि सिस एंड ट्रांस फेसेस आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटर कनेक्टेड। तो ये एक दूसरे से दोनों फेस इंटरकनेक्ट हो जाते हैं किनारे पर जाके। अब जरा काम की बात करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनेल में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। अब ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, इतनी बार आज ही हमने बना लिया है, दिस इज न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो हमें यह भी पता है कि भैया न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से कोई अटैच्ड हमें दिखाया गया था। ये देखो, ये तो याद आ ही गया होगा आपको, है ना। और एक ऐसे भी आपको बना के दिखाया हुआ था, है ना। ये देखो, अब यहां पर ये जो राइबोसोम है बेटा, इसकी सरफेस, ये जो
राइबोसोम है ये ईआर की सरफेस पे पाए जा रहे हैं, है ना? तो यहां पर आप कहोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आर ई आर है और ये जो दिखाई दे रहा है ये एस ई आर है। लेकिन सर हम तो गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी में ई आर कहां से आ गया? लेकिन हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये भी सीखना है कि फंक्शन कोऑर्डिनेटेड कैसे है। ईआर और गोल्जी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है कैसे, जरा इस बात को समझते हैं। अब ईआर ने आप जानते हैं क्या बनाया है बेटा, आर ई आर ने क्या बनाया, प्रोटीन को। आर ई आर ने प्रोटीन को बनाया और एस ई आर ने क्या बनाया है, लिपिड को। एस ई आर ने लिपिड को बनाया, ठीक। और यहां पर ये गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सिस फेस है इधर वाली और ये ट्रांस फेस हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझो बेटा, मान लो कि ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन, जो मैं बना के दिखा रहा हूं। मान लेते हैं ये प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन कहां पे बने, आर ई आर पे जो राइबोसोम उन्होंने प्रोटीन को बनाया। और ये प्रोटीन जरा देखो ये ऐसे सिस्टर्नी के अंदर गई, कहां से, सिस फेस से। सिस फेस से ये अंदर गई, यहां पर सिस फेस से अंदर गई प्रोटीन। प्रोटीन जब अंदर गई तो इस प्रोटीन के ऊपर एक यहां पर कोटिंग हो गई, ऐसे पैकिंग हो गई, समझ लो। प्रोटीन की क्या हो गई, पैकिंग हो गई। और पैकिंग जिस चीज से की गई है, जो हरा हरा मैंने बनाया है, ये एक्चुअली है कार्बोहाइड्रेट। क्या बेटा ये, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और फिर देखो यहां ट्रांस फेज जो है बेटा, ट्रांस फेज से ये बाहर निकला, ट्रांस फेज से बाहर निकला। ये क्या बाहर निकला, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर ये क्या है, प्रोटीन। तो बाहर क्या निकला, बाहर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन निकला और इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नेम्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को मिला के क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब सवाल ये है, अब सवाल ये उठता है यहां पर कि अगर सवाल पूछा गया आपसे कि प्रोटीन को किसने बनाया है, अगर पूछा जाए प्रोटीन को किसने बनाया है, तो प्रोटीन को बनाया है आर ई आर ने। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनाया, गोल्जी बॉडी ने, गोल्जी बॉडी की सिस्टर ने। इधर लिपिड को जरा देखो, ये जो लिपिड है बेटा, मान लेते हैं कि ये लिपिड है, ये लिपिड है। और ये जो लिपिड है ये देखो सिस फेस से अंदर गया सिस्टर्नी में, और फिर इसके भी चारों तरफ पैकिंग कर दी गई है देखो। और पैकिंग करने के बाद जब ये स्ट्रक्चर यहां से बाहर निकलेगा, तो स्ट्रक्चर जो बाहर निकलेगा बेटा, ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई दे रही है लिपिड, ये लिपिड इसके अंदर दिखाई दे रही। अब ये जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ ये क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ये ग्लाइको टर्म कार्बोहाइड्रेट को बता रहा है, ग्लाइको प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इतना बात क्लियर हो गई। तो अब अगर पूछा गया लिपिड को किसने बनाया, एस ई आर। ग्लाइकोलिपिड किसने बनाया, गोल्जी बॉडी। प्रोटीन किसने बनाया, आर ई आर। ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनाया, गोल्जी बॉडी। और बताओ लाइपोप्रोटीन किसने बनाया, लाइपोप्रोटीन को ईआर ने बनाया है, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों का फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है, तालमेल कैसे बना हुआ है। क्योंकि अगर ये गोल्जी बॉडी ना होती तो कभी ग्लाइकोप्रोटीन बन ही ना पाती, और अगर ये एसईआर ना होती तो कभी ग्लाइकोलिपिड ना बन पाती। बात समझ रहे हो ना, मतलब अगर एसईआर या गोल्जी बॉडी में से एक भी चीज ना हो तो ग्लाइकोलिपिड नहीं बन सकती है। तो ग्लाइकोलिपिड को बनाने के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने के लिए गोल्जी बॉडी और ईआर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल है।
और वही तालमेल है, इसीलिए इन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। ये भी ध्यान रखना कि लिपिड और प्रोटीन सिस फेज से एंटर करती हैं और ट्रांस या मैच्योरिंग फेज से निकलती है। जब मैच्योर होकर निकलती हैं तो उनका नाम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हो जाता है। इस प्रोसेस को, इधर से प्रोटीन डाला, एक मशीन है ना, एक आलू डाला, उधर से सोना निकला, इधर से हम प्रोटीन डाल रहे हैं, उधर से ग्लाइकोप्रोटीन निकल रहा है, इधर से हम लिपिड डाल रहे हैं, उधर से ग्लाइकोलिपिड निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो घटना है इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन, या इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन, या इस घटना को कहते हैं पैकेजिंग। क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग। जैसे हम लोग गिफ्ट खरीदते हैं तो गिफ्ट खरीदने के बाद उसकी पैकिंग कराते हैं, पैकिंग का एक्चुअल वर्ड होता है पैकेजिंग। बिस्किट आप खरीद के लाते हैं तो बिस्किट के ऊपर पैकेजिंग होती है, उसको फाड़ते हैं और फिर बिस्किट आप खाते हैं। तो पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। इसलिए गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। और इस घटना को ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन या पैकेजिंग तीनों नाम दे सकते हैं आप। मतलब प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बन गई, ये क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, पैकेजिंग। लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बन गई, ये क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, पैकेजिंग। इतनी बात क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन भी आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ सेल में दोनों बहुत नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं। कौन? ईआर और गोल्जी बॉडी बहुत एक दूसरे क्लोज होते हैं। क्लोज क्यों है? क्योंकि अगर दूर दूर होंगे, ईआर दूर है, गोल्जी बॉडी सेल में दूर है, तो दूर अगर है तो ईआर ने जो प्रोटीन बनाई, अब उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा कहाँ? गोल्जी बॉडी तक। ले जाने में टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, है ना? तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे के आसपास रखा गया है। तो दोनों का काम भी कोऑर्डिनेटेड और दोनों बहुत नजदीक रहते हैं। कहते नहीं, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं। एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं क्योंकि दोनों का काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो गोल्जी बॉडी को हम लोग कहते हैं पैकेजिंग ऑर्गेनेल, क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करती है। तो यहां लिख देते हैं गोल्जी बॉडी, आल्सो नेम्ड एज पैकेजिंग ऑर्गेनेल, पैकेजिंग ऑर्गेनेल। और इस गोल्जी बॉडी ने क्या क्या किया हो यहां लिख देते हैं। गोल्जी बॉडी ने एक काम तो किया है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा काम क्या बताया? ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस। तीसरा काम क्या बताया? तीसरा काम बताया ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। चौथा काम क्या बताया? ग्लाइकोसाइडेशन। एक ही चीज है वैसे, लेकिन नाम अलग अलग लिख देते हैं। ग्लाइकोसाइडेशन, है ना? ग्लाइकोसाइडेशन। ये इतने सारे काम हो गए। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेजिकल, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेजिकल, सिक्रीटरी वेजिकल। सिक्रीटरी मतलब अगर कोई सेल है यहां पर, तो उस सेल से कोई चीज अगर बाहर जा रहा है तो सिक्रीशन कह रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पैकेट आप इसको समझ सकते हैं, या वेजिकल आप इसको समझ सकते हैं, थैली समझ सकते हैं। और उस थैली के अंदर से मैंने बताया ना, ये बिस्किट की एक थैली, उसके अंदर बिस्किट भरे हैं। वैसे यहां पर एक कार्बोहाइड्रेट की जो पैकेजिंग, इसके अंदर क्या भरा है? प्रोटीन भरा है या फिर लिपिड भरा हुआ है। तो पैकेजिंग यहां पर हो गई, और पैकेजिंग होने के बाद सिक्रीटरी वेजिकल बनी और इन वेजिकल को सेल के बाहर कर दिया गया। या ऐसा भी हो सकता है कि इनको गोल्जी बॉडी स्टोर कर ले, इन वेजिकल को गोल्जी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर ले, या सेल में अगर किसी को जरूरत है तो सेल में दे दे, और अगर सेल के बाहर जरूरत है तो सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये गोल्जी बॉडी की पूरी कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, गोल्जी बॉडी के बाद अब हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अगले ऑर्गेनेल को, दैट इज लाइसोसोम।
लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है बेटा 8.5.3.3, दिस इज लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में एक बात हम क्लियरली जानते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ये जो ऑर्गेनेल है ये गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के थ्रू बनता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है, और गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करके पैकेट बनाती हैं तो इन्हीं में से कुछ पैकेट का नाम होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? पैकेजिंग के द्वारा हुआ इन गोल्जी बॉडी। लिख देते हैं इस बात को। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय lysosome are formed by the process of पैकेजिंग। ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करती है तो उसकी वेसिकल्स, पैकेजिंग से जब वेसिकल बनती हैं तो उनमें से कुछ वेसिकल का नाम क्या होता है? लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होते हैं दीज आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं ये, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब लाइसोसोम का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें यहां पर, तो लाइसोसोम, ये मान लीजिए लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। अब लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं। ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो जाएगी और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं, और ये जो एंजाइम है इन एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये एक्चुअली बॉन्ड तोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम है लिटिक। लिटिक मतलब तोड़ने वाले। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या इन्हें कहा जाता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम और हाइड्रोलेजेस। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, दीज एंजाइम दीज एंजाइम ऑप्टिमली, ऑप्टिमली मतलब होता है बेहतर काम करना, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच का मतलब पीएच 7 से कम होना चाहिए। अगर 7 पीएच है तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, अगर 7 से ज्यादा है तो उसे हम बेसिक बोलते हैं, और अगर 7 से कम है तो उसे एसिडिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, यानी इनके लिए पीएच 7 से कम होना चाहिए। ऑप्टिमली मतलब होता है कि अच्छा काम करना। जैसे मैं 40 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी काम कर सकता हूँ, 0 डिग्री हो तब भी काम कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर काम कब करूंगा? जब मेरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, तो एकदम मजा आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्टिमम वर्क है वो मैं 25 डिग्री पे कर रहा हूँ। तो वैसे लाइसोसोम के जो एंजाइम हो एसिडिक पेज पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? एसिड हाइड्रोलेजेस। अब ये एंजाइम करते क्या हैं? इनका काम भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये एंजाइम क्या करते हैं जरा देखते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है बेटा ये मेनली 4 तरह के हैं। इनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेजेस। तो जो हाइड्रोलेजेस हैं बेटा ये 4 तरह के मेनली हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज जैसे न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेज जैसे लाइपेजेस, लाइपेजेस जैसे कि प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस। ये 4 मेन एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या है? ये बॉन्ड को तोड़ते हैं। किसका बॉन्ड तोड़ते हैं जरा देखिए। अगर हम बेटा बात करें कार्बोहाइड्रेजेस की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा ये कार्बो
कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड को तोड़ता है। नाम बहुत आसान सा है। कार्बोहाइड्रेजेज किसके बॉन्ड तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। खूब पूछा जा रहा है नीट में सवाल। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जाम्पल है जैसे एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। दूसरा न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लियेज के नाम से वैसे पता चल रहा है कि न्यूक्लियेज एंजाइम जो है बेटा ये न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ता होगा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन? डीएनए एंड आरएनए, दो न्यूक्लिक एसिड है धरती पर। तो न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ते हैं। और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियेजेस जो होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियेजेस में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आरएनएज एक न्यूक्लियेज हो गया। अब आते हैं लाइपेज। लाइपेज किसका बॉन्ड तोड़ता है बेटा? लाइपेज बॉन्ड तोड़ता है लिपिड के। ये लिपिड के बॉन्ड तोड़ता है। और कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? लिपिड में होते हैं एस्टर बॉन्ड। तो लिपिड के एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। आखिरी में प्रोटीएज, नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोटीएज है ये प्रोटीएज प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है। तो यहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम मैंने बता दिया आपको। जैसे प्रोटीएज का एग्जाम्पल भी अगर हम लोग लें तो प्रोटीएज का एग्जाम्पल जैसे आपने कभी सुना होगा ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, प्रोटीएज के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एंजाइम के काम पता चल गए। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या होगा? एक्चुअली ये जो लाइसोसोम है बेटा, इसका जो मेन फंक्शन है वो है डाइजेशन। क्या काम है? डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? कौन से मॉलिक्यूल? वही कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन। जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो दाल में क्या है? प्रोटीन। उस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीएज एंजाइम। और ये प्रोटीएज एंजाइम कहां पे है? लाइसोसोम के अंदर। जो हम रोटी खा रहे हैं उस रोटी के अंदर, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट। हम घी खा रहे हैं या फिर हम तेल खा रहे हैं, उसमें लिपिड है। लिपिड को कौन डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज एंजाइम। तो यानी जो मॉलिक्यूल हैं ये चार मॉलिक्यूल हो गए। और इन चारों मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो गया? डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है लाइसोसोम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल 4 ऑर्गेनेल हमारे पास हैं। ईआर, जीबी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो 3 हम पढ़ चुके हैं। अब हम फाइनली पढ़ते हैं 8.5.3.4 एंड दिस टॉपिक इज वैक्यूल। वैक्यूल। अब वैक्यूल को अगर याद करें तो मैंने आपको वैक्यूल एक बताई थी प्रोकैरियोट में गैस वैक्यूल। लेकिन गैस वैक्यूल की खास बात थी कि वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थी। यहां जो वैक्यूल आप पढ़ रहे हो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। यहां पर वैक्यूल कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखिए, ये वैक्यूल है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बहुत स्पेसिफिक नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम हो गया टोनोप्लास्ट। अब आप जानते हैं इस वैक्यूल के अंदर कुछ भरा होगा और इसके बाहर कुछ है। ये बाहर क्या है बेटा? यहाँ पर दिस इज साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। अंदर चलते हैं जरा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इस वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है बेटा यहाँ पर वाटर, पानी। और पानी के अंदर कुछ मटेरियल घुले हुए हैं, डिजॉल्व, डिजॉल्व मटेरियल्स। और पानी में जब कुछ भी घुल जाता है तो उससे हम कहते हैं सैप, रस। जैसे शरबत, वो भी एक टाइप का सैप है, रस है। शरबत कैसे बना? पानी लिया, पानी में चीनी डाल दी और मिक्स कर दिया, क्या बन गया? सैप, रस। कोल्ड ड्रिंक, चाय,
कॉफी है, डिफरेंट टाइप के सैप हैं, सब अलग अलग तरह के रस हैं। तो वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, प्लस एक्सक्रीटरी मटेरियल भरे इसके अंदर। एक्सक्रीटरी मटेरियल उन्हें कहा जाता है जो वेस्ट होते हैं, जिनकी जरूरत सेल को नहीं है। ये देखिए, मान लेते हैं ये एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां पर है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में भी है, और एक्चुअली साइटोप्लाज्म से ही ये मटेरियल सेल के अंदर आए हैं। अब आप जरा देख के बताओ कि जब एक्सक्रीटरी मटेरियल साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आ रहे हैं, तो एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? एनर्जी खर्च होगी या नहीं? खर्च होगी। ये एक्टिव है या पैसिव? दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन अगर आप बनाना चाहें, तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन तो हमेशा हाई से लो होती है, और मूवमेंट आप देखो तो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ हो रहा है। तो जब ग्रेडियंट की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है, तो उसे हम कहते हैं अगेंस्ट ग्रेडियंट, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका मतलब वैक्यूल का काम क्या हो गया? वैक्यूल अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेल के बाहर कर देगी, यानी वैक्यूल का काम क्या हो गया? एक्सक्रीशन। साथ ही साथ ये जो वैक्यूल है, अगर प्लांट सेल में देखें, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल कैन अक्यूपाई, अक्यूपाई मतलब होता है घेरना, घेरना, कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। अरे प्लांट सेल में वैक्यूल सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्यूल प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मैं कह रहा हूं कर सकता है। करने में और कर सकने में अंतर है। जैसे मैं कहूं कि तुम 720 नंबर ला सकते हो नीट में, लेकिन मैं कहूं तुम 720 नंबर लेके ही आओगे, ये नहीं कंफर्म है, लेकिन ला सकते हो ये कंफर्म है। तो वैसे ही जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है वो 80% भी वैक्यूल कवर कर सकती है, 40% भी कर सकती है, 10% भी कर सकती है, 50%, लेकिन मैक्सिमम कितना? 90%। तो 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकती है वैक्यूल प्लांट सेल का, और 90% मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल पाई जाती हैं। अब कुछ वैक्यूल के एग्जाम्पल भी हम लोग समझते हैं। दो वैक्यूल आपको जाननी है। अमीबा के अंदर, अमीबा एक प्रोटिस्ट है, अमीबा एक प्रोटिस्ट है, मतलब प्रोटिस्टा का मेंबर है। हम लोग एनिमल हैं क्योंकि हम एनिमलिया के मेंबर हैं। तो अमीबा एक प्रोटिस्ट है, और इस अमीबा के अंदर दो तरह की वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। अमीबा के अंदर दो तरह की वैक्यूल पाई जाती हैं बेटा। एक वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और दूसरी जो वैक्यूल है उसका नाम है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, ये दो तरह की वैक्यूल अमीबा के अंदर पाई जाती हैं, जो कि एक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। अब इन दोनों वैक्यूल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में भी आपको बताया है, और फूड वैक्यूल के बारे में भी आपको बताया है। तो पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें। जब मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज अ सेल 8.1 टॉपिक, तब बताया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती हैं। अमीबा में जितना पानी अंदर आता है, उस पानी को ये वापस बॉडी के बाहर करती हैं, ताकि इसकी बॉडी फटे ना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है। दूसरी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बनती है? फूड वैक्यूल जैसे अमीबा की बॉडी, और ये फूड पार्टिकल है। जब फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये फूड वैक्यूल बन जाती है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो जाता है। तो फूड वैक्यूल कैसे बनती हैं? फूड वैक्यूल्स आर
फॉर्म बाय एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब निगलना, engulfing the food particles। जब अमीबा फूड के पार्टिकल्स को निगलता है, इंगल्फ करता है, तो वहीं पर फूड वैक्यूल बन जाती है और इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चारों ऑर्गेनेल हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं एनसीईआरटी टू द पॉइंट, मतलब एनसीईआरटी में इस पूरे टॉपिक को हम लोग यहां पर एक बार रीड करते हैं कि क्या क्या यहां पर बातें बताई गई। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को यहां पर रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टॉपिक 8.5.3 एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी यहां लेके आ रहे हैं। While each of the membranous organelle is distinct, करें हर membranous organelle distinct है in terms of its structure and function. Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. Their functions are coordinated. उनके function में तालमेल होता है। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. Since the function of the mitochondria इस बार भी आया था 2024 में, chloroplast, peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as the part of endomembrane system. अब पहला इसमें चारों ऑर्गेनेल वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील मतलब प्रदर्शित करना द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम जाल की तरह है। रेटिकुलम मतलब जाल ही होता है। ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। Hence, ER divide the intracellular space into two different compartments, that is luminal inside ER and extraluminal that is cytoplasm। सब मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया है। The ER often shows ribosome attached to their outer surface। अक्सर इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं। The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। आ रही है। In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum SCR। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये rough endoplasmic reticulum और ये smooth endoplasmic reticulum। RER is frequently मतलब ज्यादातर पाए जाते हैं in the cell actively involved in protein synthesis and secretion। They are extensive, ये बहुत फैले हैं सेल के अंदर and continuous with the outer membrane of the nucleus। RER की बात हो रही है। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid। In animal cell, lipid-like steroidal hormone, नाम मैंने बताया था, testosterone, estrogen are synthesized in SCR। साथ ही मैंने लाइपोप्रोटीन के बारे में भी आपको बताया था, ग्लाइकोजन ट्रांसपोर्ट वो ER का काम था। अब आते हैं गोल्जी बॉडी, वो समरी में लिखा हुआ है। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व densely stained reticular structure near the nucleus। These were later named Golgi bodies after him। They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter। यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया गोल्जी बॉडी का। These are stacked, इनका ढेर लगा होता है। Parallel to each other, मैंने तीन बना के दिखाई थी। Varied number of cisternae are present in Golgi body। अब कहीं तीन होंगी, कहीं चार होंगी, कहीं पांच होंगी, कहीं 10 होंगी। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus, यानी ये न्यूक्लियस के नजदीक पाई जाती हैं। With distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase। The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected। Clear? The Golgi body mainly perform the function of packaging material। mainly packaging का काम करती है। To be delivered either to the intracellular target, मैंने कहा था सेल में जरूरत है तो ले लो, और secreted outside the cell, या सेल के बाहर जरूरत है ले लो। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी जिन मटेरियल की पैकेजिंग करनी है, चाहे वो लिपिड हो या प्रोटीन हो, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, थैलियों के रूप में, फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द
cis phase of the Golgi body and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi body remain in close association with the ER. A number of protein, करें बहुत सारी protein synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of Golgi body before they are released from the trans phase. ये मैंने पूरा डायग्राम में आपको दिखाया है. Golgi body is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids. इसके लिए कोड भी जान लो आप 5G. बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बाबा जी का 5G. तो 5G में एक G हो जाएगा गोल्जी बॉडी. चलिए यहां लिख देते हैं. 5G का क्या मतलब? बाबा का फंडा. बाबा का फंडा अलग से पूरी प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पर. वहां पर आप बहुत सारे फंडे बाबा जी के देख सकते हैं. तो एक फंडा है 5G. अब 5G में 5G पहले लिख लेते हैं ऐसे. अब G का मतलब हो जाएगा गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी. G का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस. ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस. G का मतलब है ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस. ग्लाइकोलिपिड ऐसे कभी गलत नहीं होगा. G का मतलब है ग्लाइकोसाइलेशन. ग्लाइकोसाइलेशन. और G का मतलब है ग्लाइकोसाइडेशन. ग्लाइकोसाइडेशन. तो 5G से ये सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे. अगला है लाइसोसोम. लाइसोसोम. These are membrane-bound vesicular structure थैलीनुमा है, formed by the process of packaging in the Golgi body. The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, that is hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases, nucleases. लिखना भूल गया NCERT तो मैंने लिख दिया. Optimally activate the acidic phase. खूब पूछा गया नीट में. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. डिटेल मैंने बॉन्डिंग के साथ आपको बता दिया है. अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. लास्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल. द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन वाटर, sap, excretory product and other material not useful for cell, that is the waste material. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. तो बहुत खास है. In plant cell, the vacuole can occupy up to 90% volume of the cell. In plant, tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient against into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm. तभी active हो रहा है ये. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protist, food vacuole are formed by engulfing the food particle. तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहां पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब इस टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और क्वेश्चन काफी ज्यादा यहां पर पूछे गए हैं. तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जहां पर करीब 25 सवाल है हमारे पास में, और इसके बाद वाईपीक्यू करेंगे. लेकिन तरीका वही जैसा मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वाईपीक्यू करने से पहले, इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार आप खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1. द ऑर्गेनेल हुज मेजर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू रहता है. तो इस क्वेश्चन में क्लू क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम. देखो कितनी बार नीट में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है. तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं? लाइसोसोम में. करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा. नेक्स्ट, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज. अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 3 यानी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. कुछ व्हेन द रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टडेड बाय राइबोसोम ऑन देयर आउटर सरफेस. स्टड मतलब लगे होना. अगर ईआर की आउटर सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए हैं तो फिर इसे क्या कहेंगे? तो फिर इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 3 आपका करेक्ट आंसर होगा. Which of the following cell organelle is having single layered unit membrane? अरे सिंगल मेम्ब्रेन कहां मिलेगी? तो सेंट्रोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और मेसोसोम तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है. तो लाइसोसोम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 सही होगा.
इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? क्या लिपिड की सिंथेसिस होती है? हाँ, एससीआर करता है। प्रोटीन की आरईआर, स्टेरॉइड की एससीआर। तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल आर करेक्ट व्हाइल वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग? पहला ऑप्शन क्या दिया है? एक रॉन्ग ढूंढना है। लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन वेस्किल, ये तो गलत बात है ना। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन वेस्किल है। और एग्जाम में कैसे करना, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन आपसे रॉन्ग पूछा और पहला ही गलत है, मतलब बाकी 3 सही होंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। टोनोप्लास्टिजा, ये भी कई बार एग्जाम में आया, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया एग्जाम में। तो टोनोप्लास्टिजा क्या है ये? दिस इज कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। सेकंड ऑप्शन सही है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल, प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में लिखा कंटेन एयर एंड लैक मेम्ब्रेन, गलत बात में, क्योंकि मेम्ब्रेन होती है। कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बट लैक मेम्ब्रेन, नहीं, मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी। कंटेन स्टोरेज प्रोटीन, नहीं, स्टोरेज प्रोटीन तो नहीं होती इसके अंदर। इज मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। विच इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल? कह रहे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट है बेटा? तो इसमें केवल गोल्जी बॉडी जो आपको दी गई ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, बाकी तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। वैक्यूल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन्स अटैच्ड टू, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Plant cells have centriole which are absent in almost all animal cell। नहीं नहीं, उल्टा लिखा है। Animal cell have centriole which are absent in almost all plant cell। Ribosome are the site of protein synthesis, ये तो सही बात है। The middle lamella is a layer mainly of calcium carbonate, नहीं, middle lamella calcium pectate से बनी होती, तो ये भी गलत बात होगी, गलत बात। इन एनिमल सेल स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सही बात है। तो करें ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो बी और डी सही। यहां पर देखिए जरा, बी एंड डी ओनली आर करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, नीट 11 में पूछा गया था। तो दिस इज द, अभी मैंने कोड बताया था 5G का, तो वहां से इसको करोगे, दैट इज द गोल्गी बॉडी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नीट 2011, इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं? दैट इज द पेरोक्सिसोम, बाकी तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन? अब इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन खत्म, चौथा खत्म, अब बचे 2 ऑप्शन, तो दोनों में रफ दिया है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है। इसमें कहा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो गोल्गी बॉडी करती है, तो सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, लिपिड की सिंथेसिस किससे होती है? एससीआर से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट लाइसोसोम? क्या लाइसोसोम को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? ना, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कंटेन हाइड्रोलेजेज व्हिच एक्टिवेट द एसटीपेज, हाँ ये सही बात। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो गोल्गी बॉडी का काम, और ऑल हो नहीं सकता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पार्ट, तो लिखा रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नहीं। स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, गलत बात। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यस ये सही बात है, ये नीट 15 में पूछा गया था। अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, नीट 16 का सवाल है, और बार बार वही सवाल है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, और ये हो जाएगा क्या? लाइसोसोम। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन नीट 18, तो गोल्गी बॉडी का क्या काम है? इसमें क्या लग रहा है आपको? फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेजिकल, ये सिक्रीटरी वेजिकल को बनाती है पैकेजिंग के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नीट 19 का सवाल है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसडीपीएस, सही बात है। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी सही बात है। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ये भी सही बात है। इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत हो गया, क्योंकि ये बनती है गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग से।
लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सही बात है, कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, नीट 2020, तो वही कोड 5G याद रखोगे, गोल्जी बॉडी से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस हो रही। द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, नीट 21 का सवाल है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया तो आता नहीं है ना। दूसरा, अब यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो तीन ऑप्शन खत्म हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छोटे छोटे तरीके, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपका काम बहुत आसान होगा एग्जाम में। If the pH of lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome? अगर pH को बढ़ा दे तो क्या होगा, नीट 22 का सवाल। अब सोचो, pH एसिडिक होना चाहिए, pH बढ़ा देंगे तो pH बढ़ाने से लाइसोसोम का जो काम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, क्योंकि इनको काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, कम पीएच चाहिए, पीएच बढ़ाओगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। Which of the following are not considered as part of endomembrane system? नीट 2023 का सवाल है। तो खैर इनमें से कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सिसोम नहीं है, ईआर है और गोल्जी बॉडी है। तो ये तीन नहीं, ए सी कहां दिया, पहले ऑप्शन में दिया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, और ये ट्रेंडिंग है इस समय नीट में। ये देखिए नीट 2023 का ये भी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी बॉडी, पहला ऑप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, एकदम सही है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, बिल्कुल ये मॉडिफिकेशन करती है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ना, ये तो वहीक्यूल में आपने देखा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये आगे साइटोस्केलेटन का काम है। तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी के लिए ए और सी सही है, ये भी ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो ए एंड सी कहां दिया, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आंसर की हो गई, 26 सवाल हो गए पीवाईक्यू में। अब आते हैं वाईपीक्यू। ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। क्वेश्चन करने से आपको पैटर्न पता चलता है कैसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब एससीआर कह रहा तो लिपिड के सिंथेसिस होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RER is frequently observed in the cell, actively involved in the protein synthesis and secretion, बेस्ट ऑप्शन 3। वैसे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है थर्ड। ER हेल्प इन द, ER किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट, समरी से पॉइंट लिया गया है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अब ईआर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी, क्योंकि आर इसके अंदर आ जाएगा, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी यहां पर हो जाएगा, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन, यानी ऑल यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 3। व्हाट इज कॉमन इन गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ईआर एंड लाइसोसोम? इन करें इन चारों में क्या कॉमन है, दीज ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सही बात है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, चारों तो नहीं इन्वॉल्व है। साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ना, ऐसा भी नहीं है। और डबल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। ये चारों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, चारों के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इज अबाउट, सिस्टर्नी का डायमीटर कितना है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। मैच द फॉलोइंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मैच करोगे, ऑफन shows राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग, गोल्जी बॉडी क्या करती है, पैकेजिंग, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा इसमें। गोल्जी बॉडी concentrically arranged near the nucleus, lysosome formed by the process of packaging in the Golgi body, and vacuole की बात करें तो vacuole can occupy up to 90% volume of the cell। तो 1D 2C 1D 2C 1D 2C 3 एंड 4B, यानी ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। The vacuole is bound by a single membrane, बहुत हिट क्वेश्चन है ये। This is the tonoplast. Which of the following is incorrect about vacuole? vacuole के लिए क्या गलत है? सबसे पहले तो एग्जाम में ये सब ध्यान रखना, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, क्या पूछ रहा है। तब इन प्रोटिस्ट फूड vacuole are formed by engulfing the food particle, तो सही बात है।
द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ a number of iron and other metal against concentration gradient in the vacuole, सही है। The concentration of iron and other material is significantly higher in the cytoplasm than in vacuole, नहीं, higher in the vacuole than in the cytoplasm, तो 4 incorrect है, यही आपका आंसर हो जाएगा। Golgi apparatus is the important site of formation of, तो गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होती है, 4 करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइसोसोम आर कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क सेप्स, नहीं ये गोल्जी बॉडी की बात है। द ER bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum, लेकिन ब्रैकेट में SER लिखा है, ये भी गलत है, RER होना चाहिए। गोल्जी बॉडीज आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस, ये तो सही बात है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब सी और डी यहां पर सही है। तो ओनली स्टेटमेंट सी डी अगर करेक्ट है तो इसका मतलब है ए और बी इनकरेक्ट हो जाएंगे, ए एंड बी इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर 2 यहां पर। Which of the following are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus? अगर कौन न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है? दिस इज द RER ओनली, बोथ नहीं होगा, केवल RER होगा यहां पर। द गोल्जी बॉडी मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, मेन काम क्या है? दिस इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, इसीलिए गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग ऑर्गेनेल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैव बीन found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme? This is the lysosome. हाइड्रोलिटिक एंजाइम और ऑप्टिमली एक्टिव है, ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं किस पे? एसिडिक पीएच पर, यानी यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ओनली, यानी थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, सही बात है। The vacuole contain water, sap, excretory product and other material useful for the cell. Not useful होना चाहिए। In the absence of ribosome, ER appear smooth and are called SER, सही है। Endoplasmic reticulum is scattered in the cytoplasm, ये भी सही है। तो सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो। तो ये आपकी हो गई आंसर की यहाँ पर, और इस टॉपिक में आपको बताया गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर 4 ऑर्गेनेल आज हमने पढ़े, ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो यूकैरियोटिक सेल में टोटल 11 टॉपिक हैं, जिनमें से हमने यहां पर पढ़ लिए हैं 3 टॉपिक्स। अब अगले लेक्चर में हम चौथे टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी चीज है रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 काम आप जरूर करते रहें। अगली वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।